नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। छठे चरण में देश में 58 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। इनमें उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही में मतदान हुआ। वहीं झारखंड की बात करें तो यहाँ पर गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में वोट हुआ। इसके साथ ही बात अगर बंगाल की करें तो बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें पुरुलिया, बांकुरा, विष्णुपुर, तमलुक, घाटल, कांधी, इसी के साथ ही झाड़ग्राम और मेदिनीपुर में भी मतदान हुआ। छठे चरण का चुनाव बेहद खास है। बता दें आपको कि कई हिस्सों में इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें तो कई उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अब ईवीएम में कैद हो चुका है। तो वहीं झारखंड में रांची, जमशेदपुर में भी बीजेपी के सांसदों की साख दांव पर लगी हुई है। बता दें आपको कि बीजेपी के सांसद विद्युत बरन महतो और झारखंड मुक्ति मोर्चा से समीर मोहंती के बीच मुकाबला है। कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। धनबाद की बात करें तो लोकसभा क्षेत्र झारखंड के महत्वपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। इसी के साथ ही बता दें आपको कि आज यानी कि 8 राज्य और 58 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। सुबह से देखा गया मतदान शुरू हुआ, इसके बाद कहीं पर गर्मी का असर नजर आया तो कहीं पर भारी संख्या में मतदान हुआ है। बता दें आपको कि 58 लोकसभा सीटों पर सुबह से मतदान हुआ और 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न होगा। देखना होगा कि 4 जून को ईवीएम में जो फैसला आज कैद हुआ है वहां पर कौन कहां से बाजी मारता है, किसकी किस्मत में मुकाबला हार के नाम पर लिखा जाता है। तो बता दें आपको चुनाव संपन्न हुआ है छठे चरण का और अब देखना होगा कहां से कौन बाजी मारता है। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। झारखंड की बात करें तो झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ है। झारखंड की अगर बात करते तो रांची हाई प्रोफाइल सीट है आज की, बता दें आपको, और कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई थी। ईवीएम में फैसला अब कैद हो चुका है। देखना होगा किसने कहां से बाजी मारी। फिलहाल बता दें आपको कि 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। इसी बीच बड़ी खबर बता दें आपको, बंगाल में हिंसा भी देखी गई। वोटिंग के दौरान बंगाल में हिंसा की कई छुटपुट खबरें भी सामने आई। तमलुक में टीएमसी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या की भी खबर सामने आई है। वहीं बंगाल में राजनीतिक दलों से 954 शिकायतें भी मिली है। कई ईवीएम में खराब की खबरें भी सामने आई है। वहीं बता दें आपको कि एजेंटों को केंद्रों में प्रवेश करने से रोकने के भी आरोप लगे हैं। तो बड़ी खबर बता दें आपको, देश के 58 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ और वहीं अब देखना होगा कि किसकी किस्मत में क्या फैसला तय होता है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप जुड़ चुके हैं। शुभम तिवारी बंगाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। और पहला मेरा सवाल सिद्धार्थ से। सिद्धार्थ, उत्तर प्रदेश की तमाम हाई प्रोफाइल सीटों का जो फैसला था वो ईवीएम में कैद हो चुका है। कितना प्रतिशत मतदान हुआ फाइनल, क्या कुछ और जानकारी है? बिल्कुल, जो उत्तर प्रदेश के 14 निर्वाचन क्षेत्र उनका जो औसत मतदान प्रतिशत रहा 52.02 रहा। सुल्तानपुर जो हाई प्रोफाइल सीट थी 5 बजे तक 53.60%, प्रतापगढ़ 49.65, फूलपुर 46.8, इलाहाबाद 49.3 और जो जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा रही आजमगढ़ 54.20, जौनपुर 52.65, मछली शहर 52.10। तो देखिए कुल मिलाकर जो मतदान रहा वो औसत मतदान पिछली बार के मतदान प्रतिशत से कुछ ज्यादा होने की उम्मीद है। पिछली बार कई सीटों पर इससे जो प्रतिशत था वो काफी कम था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं प्रतिशत में कुछ बढ़ोतरी हुई है। एक चीज सबसे महत्वपूर्ण, नेहा, गर्मी जरूर थी लेकिन लोग बाहर निकले और वोटिंग किया। एक चीज, सुबह के समय ज्यादातर वोटर्स निकले और वोटिंग करते रहे। आपको बता दें, आप सुल्तानपुर की बात कर लें जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही इस लोकसभा इस चरण में। सुल्तानपुर की बात कर लें तो वहां से मेनका गांधी चुनाव लड़ रही है और उनके सामने रामभुवल निषाद चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जो जिस तरीके से जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके साथ जो पिछली बार जो चुनाव लड़े थे सोनू मोनू वो साथ आ गए, तो इससे कहीं ना कहीं वो काफी मजबूत दिख रहा है। एक चीज है, थोड़ा बहुत एंटी कम्बेंसी भी देखने को मिली, लेकिन ये एक चीज सबसे ज्यादा रही, जिन लोगों ने वोट भी किया है वो जमीनी स्तर पर यह हकीकत है कि मोदी और योगी के नाम पर थोड़ा बहुत इस चरण में वोटिंग हुई है। इससे कहीं ना कहीं थोड़ी राहत भरी खबर है बीजेपी के लिए। जी नेहा।
बंगाल से हमारे साथ शुभम तिवारी जुड़ी हुई हैं। शुभम, 8 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ, कहीं पर तमाम हिंसा की भी खबरें सामने आई। फाइनल वोट प्रतिशत क्या कुछ रहा और पूरे दिन क्या कुछ नजर आया आपको? नेहा, अभी वोट जो मतदान है कंप्लीट हो चुका है। 6 बजे जो लाइन में थे वही लोग वोट दे पाएंगे अगर कुछ बचा हो तो, लेकिन हमारे हिसाब से अब तक जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 77% आज वोटिंग हुई है। अभी तक 5 बजे तक की जो रिपोर्ट है, पूरे बंगाल की 8 सीटों पे 77% वोटिंग दिखाई जा रही है। जो मतदान हुआ है, ये भारी मात्रा में जो मतदान है उसी में इसकी गिनती आएगी जहां तक है। और सारे दिन की जो खबरें हैं उसमें अशांति की खबरें लगातार आ रही हैं। कई जगहों से कंप्लेन लगातार की जा रही है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो सीपीआई हो, चाहे वो कांग्रेस हो। सभी ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए हैं और जगह जगह से अशांति की खबरें और जो चित्र हैं वो भी आ रहे हैं, वीडियोस भी आ रही हैं। और जहां पर हम आपको बता दें कि आज जो सबसे हाई वोल्टेज जो सीट थी वो तमलुक की थी, जहां पर अभिजीत गंगोपाध्याय और जो देवांशु भट्टाचार्य, उनके साथ सयान बनर्जी, तीनों जो हैं कांटे की टक्कर एक दूसरे को दे रहे हैं। लगातार अग्निमित्रा पॉल अपनी लड़ाई लड़ रही है। मिदनापुर में उनको भी कई जगह पे रोका गया है। यहाँ तक कि अभिजीत गंगोपाध्याय, जिनका मैंने बताया आज हाई वोल्टेज सीट रही है, उनको भी एक जगह पे घेर लिया गया और वहां पर गो बैक के नारे लगाए गए। वहीं पर दूसरी जगह और दूसरी सीट पर भी यही हाल हुआ। सबसे बड़ी बात है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको घेरा गया है, कई जगहों पर उनको घेर के आगे नहीं जाने दिया। और ऐसी ही कंप्लेन जगह जगह से हमारे पास आई है और उसी तरह का विजुअल भी आया है। राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र सिंह, जिस तरह से मतदान प्रतिशत बताया, सिद्धार्थ ने बताया उत्तर प्रदेश में काफी कम वोट प्रतिशत इस बार देखा गया, वहीं बंगाल की बात करें तो 77% मतदान हुआ। इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, निश्चित रूप से बंगाल में हमेशा से जो है जो नेशनल जो एवरेज रहा है वोटिंग परसेंटेज का, उससे ज्यादा रहा है जी। और आप कह सकते हैं कि वहाँ शिक्षा है, लोग लोकतंत्र का महत्व समझते हैं, हर एक वोट का महत्व हमेशा से रहा है। और जो है इस बार हाँ निश्चित रूप से, क्योंकि अगर 2019 की तुलना में या 2014 की तुलना में अगर हम पूरे राज्यवार अगर देखें तो लोग वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। ये निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए बहुत स्वस्थ संदेश नहीं है जी। और उसके अलावा जो राजनीतिक दल है उनके लिए भी जो है ये बहुत अच्छी खबर नहीं है। और तमाम इसकी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई कहता है कि नहीं, इसमें जो है एनडीए गठबंधन जो है उसको फायदा होगा, क्योंकि जो है उनके लोग ही जो है जा रहे हैं और वोट दे रहे हैं। एक तरफ, दूसरी तरफ ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि नहीं, जो है उनके 400 पार के नारे के बाद जो है उनके गठबंधन के उनके जो समर्थक हैं, संगठन के लोग हैं, वो सुस्त हो गए हैं। तो तमाम तरीके के जो है इसकी अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये परसेंटेज ठीक है, गर्मी है और गर्मी हमेशा गर्मी होती है। और गर्मी सिर्फ जो है उत्तर भारत में, दिल्ली या जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, गर्मी वेस्ट बंगाल में भी है। तो मुझे लगता है कि लोगों को बाहर निकलना चाहिए, अपने इस मत का प्रयोग करना चाहिए। और बाद में देखिए, यही प्रॉब्लम है, हम बाहर नहीं निकलते हैं, हम अपने मन का, अपने पसंद का एक सक्षम उम्मीदवार नहीं चुनते हैं अपने प्रतिनिधित्व के रूप में, और बाद में हम पूरी की पूरी राजनीति को कोसते हैं। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है जी। महेंद्र सिंह, यहाँ पर सवाल यह है कि 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में, ऐसे प्रदेश में मतदान का कम होना चिंताजनक भी है और बीजेपी के लिए ये ज्यादा चिंताजनक है। नहीं, देखिए, ये किसके लिए चिंताजनक है ये 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से अगर बात करें तो एक वो आप कहें कि कोई एक प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दा ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से पेश किया गया कि लोग इतने प्रेरित हों और बड़ी संख्या में जाके वोट करें। जैसे 2014 में एक परिवर्तन की बात हुई, एक गुजरात मॉडल, विकास के एक मॉडल की बात हुई। 2019 में अगर हम देखें तो किस तरीके से जो है एक राष्ट्रवाद था, हिंदुत्व था, और जो खासकर बालाकोट स्ट्राइक के बाद जो है तो लोग बड़ी संख्या में जो है भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो ब्रांड मोदी था, उसके लिए लोग बड़ी संख्या में निकले और उन्होंने वोट किया। लेकिन मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि ये कम वोटिंग परसेंटेज से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है, लेकिन
ये निश्चित रूप से है कि ये बड़ी संख्या में ये हो सकता है कि जो है जो इंडिया गठबंधन के समर्थक हों उनको ये लग रहा हो कि नहीं सरकार तो जो है ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ही बन रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो हमें वोट देने से क्या फायदा है, ये आर्गुमेंट भी दिया जा रहा है कई जगहों पे। तो ये लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ब्रांड मोदी है और उसके प्रभाव में निश्चित रूप से कमी आई है। और क्योंकि अगर देखिए उत्तर प्रदेश की अगर आप बात कर रही हैं तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में अगर उम्मीदवारों के चेहरे पे चुनाव हो गया या हो रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की ही इमेज है जो और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही इमेज है, जिससे बीजेपी अपने पुराने टैली को बरकरार रख सकती है या उत्तर प्रदेश में उसको इंप्रूव कर सकती है। बिल्कुल, सिद्धार्थ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, आजमगढ़ जो अपने आप में हाई प्रोफाइल सीट है, यहां से आज का किस तरह का माहौल आपको समझ आया? देखिए उत्तर प्रदेश की सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स को कहा जाता है, वहां से शुरुआत हुई थी। देखिए आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जाए तो लड़ाई एकदम देखने को मिली है और टक्कर देखने को मिली है। एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि पिछले चुनाव में जिस तरीके से जो उपचुनाव हुआ था उसमें कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा था समाजवादी पार्टी को, लेकिन इस बार चाहे प्रचार से लेकर प्रसार तक पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी ने इसको सीरियस मूड में लिया। खुद अखिलेश यादव लगातार प्रचार प्रसार करते रहे। एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है नया Y+M समीकरण। Y+M समीकरण बहुत सूट करता है और इसकी शुरुआत आजमगढ़ से हुई थी और इस बार Y+M समीकरण का पूरा फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। अब निरहुआ जिस तरीके से लगातार ये कहते विकास की बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार एक चीज है, पिछली बार जो चुनाव हारे थे तो कहीं ना कहीं जब प्रत्याशी गुड्डू जमाली जो उन्होंने काफी वोट काटा था, जो बसपा से चुनाव लड़े थे, तो कहीं ना कहीं वो इस समय समाजवादी पार्टी के साथ है और वो विधान परिषद उन्हें भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्लस पॉइंट और Y+1 समीकरण पूरी तरीके से साधने की कोशिश की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से और इसका फायदा कहीं ना कहीं उनको देखने को मिल रहा है। जो जमीनी हकीकत है अब देखना ये है, बीजेपी प्रत्याशी लगातार यही करते रहते हैं, विकास को लेकर हम करते हैं, विकास ही एक मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है तो जातीय समीकरण काफी मायने रखते हैं। तो जातीय समीकरण अब देखना है कितना फिट बैठते हैं निरहुआ, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बार अखिलेश यादव के साथ साथ पूरा समाजवादी पार्टी पूरा कुनबा साथ आ गया था और सबने लगातार मेहनत की। अब देखना यह है कि किस तरीके से जनता ने किसको मत दिया, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 4 तारीख का सबको इंतजार है। जी शुभम, बिष्णुपुर लोकसभा सीट की जब हम बात करते हैं जो फिलहाल तक बीजेपी के पास है, इस बार किस तरह की चुनौतियां, 5 सालों में कैसा समीकरण आपको नजर आया? अब इस बार क्या कुछ नए मुद्दे नजर आए? बड़ी चर्चित सीट है क्योंकि एक्स हस्बैंड वाइफ हैं जो आमने सामने है। टीएमसी से सुजाता मंडल है और बीजेपी से जो 2019 में जीते हुए हैं सौमित्र खां वो है। तो ये एक्स हस्बैंड आमने सामने है। यहाँ की लड़ाई बड़ी ही अजीब है और बड़ी दिलचस्पी है। तो मैं आपको पहले बता दूं ये एसटी कोटा से रिजर्व सीट है, दोनों ही इसी एससी कोटा से खड़े हुए हैं और यहाँ की जो लड़ाई है बड़ी ही दिलचस्प रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात आ जाए, हर जगह से अशांति की खबरें आई हैं, लेकिन इस सीट से ज्यादा कोई अशांति भरी खबर अभी तक नहीं मिली है। जी महेंद्र सिंह, जब हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों के समझ में हैं, लेकिन हाल फिलहाल में हाईकोर्ट का एक फैसला आया है। क्या आज का जो मतदान हुआ है इसका असर देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो खबरें आ रही हैं उनका अपना कैलकुलेशन है, उनकी कोशिश है कि जो है वो अपनी टैली अगर कोई नुकसान जो है उत्तर प्रदेश या जो है राजस्थान, बिहार जैसे, महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में होता है तो उसका भरपाई जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से। तो वो तमाम ऐसे मुद्दे और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से संदेश खाली का मुद्दा रहा या जिस तरीके से अभी ये जजमेंट जो आया है, इससे और ज्यादा जो है एक तरीके से कहें कि ध्रुवीकरण की को जो है मजबूती मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके नेताओं के बयान सुनिए तो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो विपक्ष जो है वो ओबीसी का जो आरक्षण है वो कहीं न कहीं उन मुस्लिम समुदाय की उन जातियों को दे रही है जो ओबीसी के अंदर आते हैं और इसके थ्रू जो है वो इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है और इसका प्रभाव और उसको उनको उनके इस आरोप को बल मिला जो अभी जो है हाई कोर्ट का जजमेंट आया कि नहीं और उन्होंने बोला कि नहीं,
टीएमसी सरकार ने इन जातियों को अलग से जो है वो गलत तरीके से ओबीसी की लिस्ट में डाला है, और जो खासकर मुस्लिम समुदाय से हैं। तो निश्चित रूप से ये, और ये प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री अमित शाह या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है, और ये कोशिश की है कि किस तरीके से बंगाल में इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। जिस तरीके से एक सिटिंग हाई कोर्ट जज वो एक जजमेंट देते हैं और उसके बाद तुरंत जो है वो इस समय उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के टिकट, तो पूरी की वहां एक बहुत कांटे की टक्कर है। और जो ये कहा जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, वो वाली स्थिति जो है बंगाल में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से जो है वहां पे अपनी जो 2019 की टैली है उसको बढ़ाने में लगी हुई है, और उसको किस तरीके से और ज्यादा सीटें वहां से जीती जा सके। ठीक, सिद्धार्थ, आप सुल्तानपुर लोकसभा सीट की बात कर रहे थे। जब बात मेनका गांधी की होती है तो ये लगभग हर तबके से जुड़ी हुई नेता है, लेकिन क्योंकि वो जीतती आ रही है इसलिए ऐसा माना भी जाता है कि ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर हम माने कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके सामने भी कुछ चुनौतियां रही होंगी, तो वो कौन सी चुनौतियां हैं जो इस बार आपको नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, अब इस बार सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदल गया। राम भुवल निषाद जो चुनाव लड़े, निषाद बिरादरी से आते हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो तो बिरादरी, जात पात, इसका काफी असर देखने को मिलता है। चुनाव तो मुद्दे से, विकास, इन सब चीजों मुद्दों पर शुरू होता है, लेकिन फिर वो आकर जातीय समीकरण पर रुक जाता है। तो कहीं ना कहीं मेनका गांधी के खिलाफ जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनका जातीय समीकरण में पूरी तरीके से फिट बैठ रहे हैं। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, मेनका गांधी के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये होगा, गैर जो यादव ओबीसी नहीं, जो गैर यादव ओबीसी है और अदर ओबीसी, अगर वो उनका साथ देता है तो कहीं ना कोई मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और उनको ये उम्मीद है कि उनके साथ ये खड़ा था वो। और जो बीजेपी का परंपरागत वोट है, देखिए एक चीज है, जो क्षत्रिय बिरादरी है वो बीजेपी के परंपरागत वोट में आती है, लेकिन सोनू मोनू का प्रभाव है। इसौली से विधायक रहे, पिछली बार वो चुनाव जीते थे, और पिछली बार 10,000 से मात्र वो चुनाव जीती थी उनके खिलाफ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो कहीं ना कहीं इससे जो राम भुवल निषाद है उनके समीकरण फिट बैठते दिख रहे हैं। लड़ाई है इस सीट पर। अब देखना यह है कि एक चीज है, जो जिस तरीके से लगातार वो विकास की बात करी थी, बाद में उनके बेटे आए, उन्होंने वो भी लगातार प्रचार प्रसार करने लगे, नुक्कड़ सभाएं की। लेकिन जातीय समीकरण में जो प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन के, वो कहीं ना कहीं मजबूत दिख रहे हैं। अब देखना यह है कि पिछली बार भी बड़ी मुश्किल से चुनाव जीत पाई थी, अब इस बार क्या करिश्मा होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से सोनू मोनू का आना और निषाद बिरादरी से आना, और उसके बाद फिर और जो Y+M समीकरण का, ये सब चीजें काफी महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं इस बार लड़ाई है इस सीट पर भी। अब देखना है कि मेनका गांधी किस तरीके से चुनाव जीतती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और एक चीज हम लगातार इसको बताएंगे, चाहे पहले चरण से लेकर जब अब 6वें चरण पर चुनाव आकर खड़ा हुआ है, तो समाजवादी पार्टी ने टिकट बंटवारे में कोई गलती नहीं की। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण में ध्यान में रखकर टिकट दिए गए। देखिए, आपको याद होगा कि मुरादाबाद की बात कर ले, वहां रुचि वीरा का टिकट काट कर रुचि वीरा को टिकट दिया गया, फिर एसटी हुसैन का टिकट काटा गया। तो इस तरीके से टिकट काटे गए, लेकिन लोगों को लग रहा था कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ये भूल कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने इस बार टिकट बांटने में कोई चूक नहीं की है। तो ये एक चीज है। और जो जैसे जो कांग्रेस की भी प्रत्याशी लड़ाए गए, वो भी पूरी तरीके से अखिलेश यादव को बताया गया, उनको विश्वास में लिया गया, तब प्रत्याशी दिया गया, और उसका पूरी तरीके से सर्वे करा कर टिकट दिया गया। तो टिकट पे इंडिया गठबंधन पीछे नहीं है। और बीजेपी प्रत्याशी चाहे जो बात कर ले, चाहे सुल्तानपुर की बात कर ले, तो एंटी इनकम्बेंसी है। आप एक बार दूसरी बार जीत के गए, तो आपने जनता मौका दिया है। और जो नया प्रत्याशी है वो पहली बार चुनाव लड़ रहा है, तो उसके पास तो वो वादा भी कर सकता है। आप 5 साल रहे, आपने क्या किया है, ये सब चीजें बतानी पड़ी है मेनका गांधी को। विरोध भी कहीं कहीं झेलने को मिला है। अब देखना यह है कि नैया कैसे पार होती। बस एक ही सहारा है, योगी मोदी। अगर योगी मोदी के नाम पर वोट हुआ है, और जिस तरीके से लग रहा है कुछ सीटों पर, जैसे अमेठी की बात कर, जिससे 5वें चरण में अमेठी की बात कर ले, उसी तरीके से सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लोगों ने योगी मोदी के नाम पर वोट किया। और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा रहा, पहले चरण से लेकर 6वें चरण तक। और ये कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्लस पॉइंट रहा, और बीजेपी प्रत्याशियों ने इसका जमकर फायदा मिला है। अब देखना यह है कि जातीय समीकरण में कहीं कहीं फेल होने के बाद हो सकता है कानून व्यवस्था का फायदा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इस समय काफी सुधरी हुई है, तो महिला सुरक्षा, इन सब चीजों को लेकर जिस तरीके से प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार किया है, हो सकता है इसका फायदा मिला हो। जी महेंद्र सिंह, प्रतापगढ़ की जब बात होती है, राजा भैया जिन्होंने तमाम अपने समर्थकों को कह दिया कि वो स्वतंत्र हैं, किसी को भी अपना वोट दे सकते हैं, लेकिन ऐसी भी खबरें हैं कि वो सपा को अंदरूनी तौर पर समर्थन कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है, तब प्रतापगढ़ का जो चुनावी समीकरण है वो किस ओर जाता नजर आ रहा है?
देखिए, राजा भैया की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से उस एक आप कहें कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, लोकसभा नहीं, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका प्रभाव है जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका प्रभाव, कई ऐसी बातें आई हैं कि कई जो है जिलों में, खासकर जो है अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद जो है उनकी जो पार्टी है, उनके जो है जिलाध्यक्ष, उन लोगों ने प्रचार में जो है भारतीय समाजवादी पार्टी का सहयोग दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। राजा भैया, अगर हम एनडीए के, बीजेपी और एनडीए के पक्ष के नजरिए से सोचे तो बहुत बड़ा फैक्टर ये नहीं होने वाला, क्योंकि इन लोगों की जो अपील है मुझे लगता है कि वो बहुत ही सीमित दायरे में है। हाँ, निश्चित रूप से इनको एक तरीके से राजपूतों का नेता बार बार बनाने की कोशिश की गई राजनीतिक दलों को, लेकिन चाहे राजा भैया हो, चाहे धनंजय सिंह हो, चाहे ब्रजेश सिंह हो, ये जिस तरीके से एक क्षत्रिय नेता के रूप में, राजपूत नेता के रूप में बहुत बड़ी छवि या वो बहुत बड़े वोट कैचर हो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा वो सारे क्षत्रिय का वोट लेके चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, निश्चित रूप से अगर जिस तरीके से लग रहा है कि खासकर अवध के उस बेल्ट में और पूर्वांचल में जो आज की फेज की वोटिंग है, जो जैसा आपके संवाददाता ने कहा नेहा कि ये निश्चित रूप से अगर आप 1990 के दशक में और 2014 के पहले देखें तो जो सामाजिक न्याय, जो एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जिसको आप कास्ट पॉलिटिक्स कह सकते हैं, उसके लिए बहुत ही एक फर्टाइल लैंड रही है, एक उर्वरा भूमि रही है। और हमेशा से चाहे सपा रही, चाहे बसपा रही, मंडल कमीशन के बाद इन पार्टियों का इस क्षेत्र में प्रभुत्व रहा है। आप अगर बहुत दूर नहीं जाइए, 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर देखें तो आजमगढ़ की ही बात करें, चाहे अंबेडकर नगर की बात करें, चाहे आप जो है फूलपुर की बात करें, गाजीपुर की बात करें, जौनपुर की बात करें, यहाँ पे बहुजन समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं। मेरे ख्याल से मैं कोशिश को मुझे जो याद है कि आजमगढ़ में 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने, जो आजमगढ़ की संसदीय क्षेत्र में विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने जीती थी। वहीं अगर इस क्षेत्र में जिन 14 सीटों पर मतदान हो रहा है, आप देखें कि 2019 में जब गठबंधन था समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, तो जिसमें 4 सीटें बीएसपी ने जीती थी और करीब 6 सीटें ऐसी थी जिसमें बीएसपी की सीधी टक्कर थी भारतीय जनता पार्टी से, और बहुत ही जो है कम नहीं, लेकिन ऐसा कोई बहुत सिग्निफिकेंट अंतर नहीं था जीत हार में। तो ये एक, अगर राजनीतिक रूप से कहें, चुनावी रूप से कहें, तो ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कठिन क्षेत्र है। और जिस तरीके से विपक्ष ने आरक्षण को और कास्ट सेंसस को और आप कहें कि बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक जैसे मुद्दों को उठाने की कोशिश की है, तो ये निश्चित रूप से भारतीय, बिल्कुल 2019 में कोई भी आंकड़ा सामने आया, लेकिन 2024 में समीकरण पूरी तरह से बदले हुए नजर आ सकते हैं और मुद्दे भी कई सारे हैं जो ऐसे सामने आए हैं। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। ईवीएम में सभी की किस्मत जो है वो कैद हो चुकी है। अब देखना होगा 4 जून को फैसला किसके पक्ष में आता है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएमबी नेटवर्क।